की बेअत जावा कोई घार लाटा, शिरडी की भी हमत छाए सार लाटा। आपको कुछ जोखिम भरा नहीं लगा कि आप जो रंगमत कर रहे थे लोगों को, अचानक आप सीरियस पे घुस गए? नहीं, लोक गायक वही होता है जो लोक की भावनाओं को अपना स्वर दे। जो मेरे चाहने वाले वाह उनके मुंह से निकल जाए, यही बहुत है। अब हम लोक को गाएंगे नहीं तो किस बात के लोग, हम तो डीजे सिंगर हैं फिर। किंगरिका जला घुगुती पांगरिका डाला घुगुती, ले घूर गुरांदी घुगुती, ले फुर उड़ांदी घुगुती, क्या टक लगांदी घुगुती, क्या रांद बेगांदी घुगुती। म्यूजिक कैसे आया आपके पास? सिंगिंग का क्या मतलब, क्या कोई? सिंगिंग तो गॉड गिफ्ट ही बोल सकता हूँ मैं, ना तो मैं सीखा हूँ ना ही मैंने सीखने की कभी कोशिश करी। अब तो वहाँ पे नेतागिरी भी करते थे, छात्र नेतागिरी। कॉलेज का मैं स्टूडेंट लीडर जो है। अरे मैं कॉलेज में गाता था ना। अच्छा अच्छा, पॉपुलर हो तो गया। मैं हीरो था वहाँ का। तो उनका फोन आया कि मैं नेगी, मैं कौन नेगी बोल रहा है भाई, मैं नहीं पहचाना। अरे मैं नरेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ यार। अरे बाप रे, मेरे गगड़ाहट हो गई भयंकर। जिस आदमी मेरे को बाप का लोन चुकाना था, घर की कुड़की छुड़वानी थी, बहनों की शादी करनी थी, मेरी तो बहुत स्थिति खराब थी। फूलों के फुलार मारी तो की बहार महरे बहरे सारे मरे जानू रे। हमारा डांस जो है झूमेलो धीमा है, उसमें चाचड़ी, उसमें ना ठहराव है। ठहराव। चौबनी बना खूंटों की पैजबी बजे। गाँव में चंदा हो गया दोस्तों में। अच्छा। अरे किसी ने गाना गाने जा रहा, किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने दे रहा। दिल्ली पहुंच के गाना, तो मतलब शुरुआत ऐसा हुआ मेरा। रानी खेत राम ढोला घम घमा कन बजने, रानी खेत राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरी खूंटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन, तेरी खूंटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन। नमस्कार। उत्तराखंड में लोक संगीत और लोक गायकी के क्षेत्र में जो कुछ चेहरे, कुछ चमकते हुए चेहरे हैं, जिनमें एक हैं भाई किशन महिपाल, जो कि मेरे साथ हैं, जिनसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। किशन महिपाल एक बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, एक टैलेंटेड कंपोज़र हैं, और उनके गले में जो फोक एलिमेंट है वो उनको एक, उनकी गायकी को एक अलग डायमेंशन देता है, एक अलग तरह का मिजाज है उनकी गायकी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस फोक गायकी के चक्कर में, उस फोक गायकी की वजह से उनकी बहुत डिमांड है, बहुत पॉपुलैरिटी उन्होंने उससे पाई है। उनकी जो डिफरेंट वॉइस है वो कमाल की है, और ये आपने उनके गानों में देखा है, सुना है। आज किशन भाई मेरे साथ है। किशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। आपका एक अभी एक लेटेस्ट गाना आया है, अभी उनका ऑडियो रिलीज हुआ है, वीडियो आने वाला है, लाटा करके। तो उसकी कहानी और उसके बारे में भी जानेंगे। इस बहाने किशन महिपाल जी की जर्नी पे बात करेंगे। तो किशन भाई, मुझे ये बताइए कि किंगर का छाला घुघुती हुए, है ना, आपका रानी खेता राम ढोला हुए, आपका फिलौड़िया हुआ, इस तरह के जो मिजाज की आपने गाने गाए, बड़े रंगमत वाले गाने गाए। अब आप जो है एक गंभीर गीत पे आए हैं, लाटा जो है, पलायन की जो सामाजिक बहुत बड़ी समस्या पहाड़ की हो गई, उस पर आपने ये गाना ला रहे हैं। तो आपको कुछ जोखिम भरा नहीं लगा कि आप जो रंगमत कर रहे थे लोगों को, अचानक आप सीरियस पे घुस गए? नहीं, वो पहले भी हम लोग गजल के रूप में या फिर कोई सैड सॉन्ग या समाज के प्रति ऐसे गीत गाते रहे हम पहले भी। पहले क्या होता था कि कैसेट के माध्यम से तो हम लोग 8 गाने होते थे शुरुआत में। जैसे मैं 2000 से आया तो 2013 के बाद कैसेट सीडी बंद हो गया। तो हम लोग चूज करते थे कि 2 गाने फोक हो, 2 लव सॉन्ग हो, एक सैड सॉन्ग हो, एक भजन हो या जागर हो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में हम लोग गीत तैयार करते थे। सीडी का दौर आया तो सीडी में भी 8-9 गीत होते थे। जब से ये यूट्यूब
वाला सिस्टम आया, कंपनियां बंद हो गई, सबने अपना अपना यूट्यूब चैनल खोला, डिजिटल मार्केट जब आया तो डिमांड सिर्फ डीजे सॉन्ग की हुई है। हाँ। जैसे अब उस टाइम पे हमने घुघुती वाला गाना गाया तो उसमें ना 8 गीत थे, तो उसमें से शाली बम्पाली भी हिट हुआ। हाँ। ए जानो रे मेरी डांडी काठियों माँ, तो वो गीत भी लोगों ने पसंद किया। ये मानो कि उसमें 8 के 8 गीतों ने गीत लोगों ने पसंद करे। उसमें एक भोटिया गीत था, आहा सोद सोदू बथों सूर सूर्या। लैंग्वेज नहीं समझते कई लोग, हमारे गढ़वाल के लोग, वो सिर्फ भोटिया लोग ही समझ पाते हैं। उसके बावजूद भी उसको यूफा में अवार्ड मिला बेस्ट लिरिक्स का। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ लोगों को पसंद आता था, और लोग पसंद भी करते हैं, और आज भी लोग जो हैं ऐसे गीतों को पसंद करते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं था, रिस्क सिर्फ हम लोगों का पैसे का होता है। अच्छा। और पैसा ये होता है कि पैसा आता कहाँ से हमारे पास, हम लोग जो ये खर्च करते हैं इनमें सीडीओ में या ये यूट्यूब में ऑडियो में, तो ये हमारा रिकवर होता है शो से, और शो करवाता कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक का पैसा आ रहा है। अभी हमने महीने में 4 शो कर ले तो हम 2-2.5 लाख रुपए कमा लिया हमने। अब उस 2-2.5 लाख में से अगर एक गीत पैसा ना भी कमाए तो हमको पब्लिक को देना चाहिए अपने समाज के लिए, और ये हर एक सिंगर को करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो इस तरीके के गीत जीवित रहेंगे, और जैसे कई फोक गीत हैं, तांदी हैं। अब जैसे अभी लेटेस्ट जो है प्रीतम बड़तवाड़ जी का एक गाना आया कैमरा वाला, तो वो डीजे सॉन्ग थोड़ी है, वो तांदी है, लेकिन चला है वो। तो पब्लिक को चाहिए होता है ऐसा मैटर। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो सिंगर्स हैं या हमारे जो कंपनी के मालिक हैं, सिंगर्स की भी गलती नहीं है, कंपनी वाले लेते ही नहीं है ऐसे गीत। कंपनी वाले कहते हैं नहीं यार नहीं चलेगा, ये जो है हमको डीजे गीत चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि उसमें जो रिस्क वाला फैक्टर जो जोखिम वाला अब मैंने भी ये इसमें क्या किया है, अभी इसकी कहानी आएगी, इसकी कहानी लाटा की कहानी आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने भी ये गीत कई कंपनियों को दिया है कि आप रिलीज करो। अच्छा। शायद मेरा जो रिकॉर्डिंग का पैसा है, जैसे ऑडियो का पैसा है, वीडियो में मैंने जो पैसा लगाया, शायद वो उतना वापस मिल जाए मेरे, क्योंकि हम लोगों की भी स्थिति अच्छी नहीं है कलाकारों की। और ये आजकल मैंने इसको मई जून में शूट किया है, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं होते बरसात की वजह से। थोड़ा सा अभी अगस्त में एक प्रोग्राम होगा जन्माष्टमी का, फिर सितंबर में अक्टूबर से प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो आजकल हमारे पास पैसे की भी तंगी है, और हमने शूट भी कर लिया, तो मैंने कंपनियों को दिया, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। मैं इसीलिए उसमें कह रहा था कि जो क्योंकि कमर्शियल मामला है और उसमें इस तरह का मैंने कहा ना अभी कोई बात नहीं, हमारा जितना भी पैसा लगा सितंबर अक्टूबर में रिकवर हो जाएगा। लेकिन हमको हम लोक गायक कहते हैं हमको ना, तो लोक की भावनाओं को गाना हमारा काम है। लोक गायक वही होता है जो लोक की भावनाओं को अपना स्वर दे, तो वही लोक गायक है। तो अब हम लोक को गाएंगे नहीं तो किस बात के लोग, हम तो डीजे सिंगर हैं फिर। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि हम लोक को नहीं गाएंगे तो डीजे सिंगर कहलाएंगे। तो लोक में जो खदबदाहटें हैं, जो परेशानियां हैं, जो तनाव हैं, लोक में जो चिंताएं हैं, लोक के जो सरोकार हैं, लोक के जो मुद्दे हैं, वो लाटा सॉन्ग उसकी एक अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति को लाना जिम्मेदारी मान रहे हैं महिपाल भाई। मैं 2 लाइन अगर सुन पाऊँ आपके गले से ये लाटा वाला, तो मैं फिर उस पर आगे बात करता हूँ। बिरड़ी बिरड़ी की बेअत जावा कोई घार लाटा, सिरड़ी की भी हमत छाए सार लाटा, सार सारा ढूंगा भी छन घाटू बैठ्या, घाम पानी सर की छोयक सार लाटा। तो ये गीत साहित्यकार हमारे भाई साहब निरंजन सुयाल जी ने लिखा हुआ है जी, और मेरा हो भाग्य है कि उन्होंने मुझे इस गीत पे अपना एक हक दिया है कि आप गा सकते हैं।
हाँ, तो मतलब ये आपकी पसंद था, आपने चूज किया होगा कि मुझे ये गाना है। हाँ, मैं गढ़वाली कविताओं को, ये एक्चुअली मैं भोटिया समुदाय से हूँ, तो मेरे को गढ़वाली आती नहीं है। और अब तो मैं सीख गया हूँ 25 साल की जर्नी में। और इनको सीखने के लिए मैं किताबें पढ़ता था, और किताबें पढ़ता था, मैं साहित्य पढ़ता था, कविताओं को पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कि किस शब्द को क्या कहते हैं, किस, और रमाकांत बेंजवाल जी हैं, डॉक्टर रमाकांत बेंजवाल जी, डॉक्टर बीना बेंजवाल जी हैं, नेगी जी की किताबें हैं मेरे पास बहुत सारी, जो उनकी कविताएं हैं। तो शब्दकोश बेंजवाल जी लोगों ने लिखा हुआ है, तो उनको देख देख के अब तो मेरे ना एक रुचि बढ़ गई। एक सिंगर को हमेशा साहित्य को पढ़ना चाहिए। अगर आपको गाने के फील्ड में जाना है या लिरिक्स के उसमें, तो अब जब तक आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, आपके दिमाग में वो आएगा नहीं। तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, और ये प्रेरणा मेरे को बड़े भाई डुकलान जी ने, मदन मोहन डुकलान जी, वो भी एक साहित्यकार है। उनका भी आपने शायद एक गीत, हाँ, जग देवताओं का ठोचन भेजी, साखियों बटी जमी हो, अब कब गाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब वाल लो। और ये गीत, तो उनके भी गीत गाए हैं मैंने। तो गिरीश सुंदरयाल जी के गीत गाए मैंने। बहुत सारे हैं, प्रीतम अपेक्षाण जी हैं, उनके गीत गाए जी मैंने। तो वो एक शौक हुआ, किताबें जुड़ती गई, मैं पढ़ता गया, उनमें से ये मुझे दिखा। हाँ, आमतौर पे लोग इतना होमवर्क नहीं करते हैं। मतलब मैंने बहुत सिंगरों से बात की है, गायकों से भी बात की है, मतलब आमतौर पे नहीं करते हैं लोग। जो लिखा जा चुका है उसके तरफ से नहीं देखते हैं। हाँ, कोई नचना गीत हो, कोई पंडो हो। अब एक्चुअली में जितने भी साहित्यकार है ना, इन्होंने नचड़े गीत नहीं लिखे हुए हैं, इन्होंने समाज के ऊपर ही लिखे हैं। और समाज के ऊपर नचने गीत नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो हालांकि कुछ गीत ऐसे हैं, श्रृंगार पे हैं, लव पे हैं, लेकिन वो डीजे सॉन्ग नहीं कह सकते ना उनको। अगर सिंगर कहेगा मैं इसको गाऊंगा, 30,000 ऑडियो में चला जाएगा, 1.5 लाख वीडियो में चला जाएगा, मतलब समथिंग 2-2.5 लाख रुपए मेरे घुस जाएंगे। अब 2-2.5 लाख रुपए के लिए आदमी रिस्क नहीं लेगा। रिस्क वही लेगा जिसको समाज में काम करना है। अब जिनको पैसा कमाना है वो रिस्क नहीं लेगा। जिनको बने रहना है समाज में, हमें तो हमारे तो जो श्रोता इन चीजों, अब भले इसके व्यूज कम है, लेकिन जितने कमेंट आए वो मेरे श्रोता है। हाँ, उनको वो नहीं कर सकता। मैं हमेशा डीजे गीत ही नहीं गा सकता। और मैं भी जब किशन भाई से वैसे तो मुलाकात पहले से ही बहुत आनंद फानंद में हुई थी, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद मुझे था यार कि नहीं, बात करूंगा आपसे। और मुझे इसलिए लगा कि इस गाने को चूज करना बहुत बड़ी बात है। किसी सिंगर ने गाना चूज किया है, और उस पर कंपोजिशन जो अल्टीमेट कंपोजिशन है वो, मतलब वो ऐसे दिल को भीतर तक धंसती है वो कंपोजिशन दी है। और इस तमाम जोखिम के बावजूद जो मैं बात कर रहा हूँ कि कमर्शियल जो मार्केट है उसका वसूलना इतना चैलेंजिंग है, वसूल तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि लोक गायक होने का फर्ज आप निभा रहे हैं, है ना। इस गीत की एक खासियत ये है, इसको मैं अगर ऐसे ही गीत लिप सिंग करके या ऐसे कुछ दिखा के फिल्माता तो शायद कम। अब मैं ये मेरा एक और वो है, एक मतलब नई सोच, मतलब नई चीज़, एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने फ्योलेडिया में किया था, वेस्टर्न और फोक को मिक्स किया, फिर एक रैप भी गाया गढ़वाली में हल्का फुल्का, तो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। घुघुती भी ऐसे ही किया मैंने, ढोल दमाओं के साथ मैंने और रिदम मिक्स किए थे। इसमें ये तो वैसा है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, डॉक्टर हटवाल जी हैं, नंद किशोर हटवाल जी, उनकी कहानी है पलायन पे। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म कभी सुनाया था मुझे। अच्छा। तो मुझे वो कहानी इस पे याद आई, पलायन पे। हालांकि वो गलत नंबर शीर्षक था उनका, लेकिन वो पूरा डिट्टो पलायन पे आधारित था। अच्छा। तो मैंने ये शॉर्ट फिल्म शूट किया। तो एक कहानी चल रही है, और ये कहानी लगभग आपके 14 मिनट की है। अच्छा। 14 मिनट, ये पूरा टोटल 19 मिनट का, 19.5 मिनट का बना हुआ है। अच्छा। तो ये 14, 15, 16 मिनट वो कहानी चल रही है, और जैसे ही वो कहानी खत्म होता है तो लाटा वाला गीत शुरू होता है, बिरडी की एहतजा कोई घर लाटा। तो एक डॉक्यूमेंट्री गीत भी बोल सकते हैं वो भी। तो एक नया एक्सपेरिमेंट है, देखो पब्लिक कैसा लगता है। और मैं पहली बार मैंने इस टाइप का मतलब वो बनाया, मतलब शॉर्ट फिल्म टाइप का भी बोल सकते हैं। तो ये इतना जो आपने साहस दिखाया या हिम्मत दिखाई, ये क्या इसलिए कि आप केवल डीजे सिंगर नहीं, मतलब आपकी छवि एक तरह की टाइप ना हो जाए इसलिए आप नहीं, मेरे को पब्लिक से नहीं कि पब्लिक मेरे को क्या सोचती है, क्या बोलती है मेरे बारे में, या ये किस तरीके का सिंगर है, मैं ऐसा नहीं। ये मेरा शौक है। मुझे लगा ये गीत मेरे लिए बना है, और मुझे इसको गाना चाहिए, और मैं बेहतर गा सकता हूँ इसको।
एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और ये बचपन से है मेरे ऊपर, मेरे अंदर। मैं जब कॉलेज में था तो मैं फ्योलड़िया वाला गीत गाता था। उस समय मैं एमकॉम किया है गोपेश्वर में, तो कॉलेज एनुअल फंक्शन में हम लोग गाते थे। एक संगीत की मैम थी, टीचर अर्चना गौतम जी, उन्होंने भी गाया इसको। एक उस समय ये था कि मैं कभी, हालांकि मेरी उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी थी नहीं, और नेगी जी आए हमारे चीफ गेस्ट गोपेश्वर में। नेगी जी को चीफ गेस्ट, और थोड़ा सा उनका प्रोग्राम भी था एनुअल फंक्शन में। मैंने उस दिन सोचा एक दिन मैं इस फ्योलड़े वाला गीत को ना बड़े मंच पे गाऊंगा, और मतलब उसको मैं, अगर इतनी रहेगा कि मैं इसको गाऊं, और हुआ भी ऐसा ही। वो डुगलान जी मिले, मैंने कहा डुगलान जी वो गीत किसने गाया, आप ये बताओ, एक बार उसके पास जाना है। तो बोला यार गीत तो पोखरियाल जी का है, आया तो नहीं है मार्केट में, पर उन्होंने आकाशवाणी में, उसमें हम रेडियो पे सुनते थे ना। तो मैंने कहा मार्केट में नहीं है, मैं गा सकता हूँ कि? बोला परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मैं नया नया हूँ, आप ही जरूर। तो उन्होंने बात करी थी डुगलान जी ने। अच्छा। तो फिर डुगलान जी का फोन आ रहा है, किशन उन्होंने, तूने तेरा घुघती वाला गाना पसंद है? उन्होंने कहा अच्छा घुघती वाला लड़का है, तो ठीक है बल गा लेना। तब मैंने वो बनाया। तो और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो ये है कि ये गीत जब मैंने पढ़ा, लाटा वाला, जब बिरडी की थे, मुझे लगा यार ये पलायन पे है। फिर मैं इसकी धुन बनाने लगा। जब ये धुन बनने लगा, तोड़ मरोड़ करके, जब काफ़ी टाइम, 1-1.5 महीना हुआ, तो मुझे लगा मेरे को गाना चाहिए। अच्छा। आज के परिवेश में आप रिस्क नहीं ले सकते। वही कह रहा हूँ, 1.5-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको लगाना बहुत हिम्मत वाली बात है। और वह जिस हिसाब से कलाकारों की यहाँ हुआ है उत्तराखंड में, है ना, तो लगा कोई बात नहीं, जो मेरे चाहने वाले वाह उनके मुंह से निकल जाए, यही बहुत है। हाँ, तो वाह निकले, इसलिए आपने जो है ये जोखिम उठाया, साहस किया। बड़ी बात है साहस करने का। जो आपने उसका जिक्र किया घुघती वाला, उसकी कहानी मैं समझना चाह रहा हूँ। घुघती ने आपको एक बहुत अलग तरह की पॉपुलैरिटी दिलाई, और आप घर घर जाने गए, और मतलब एक सितारा चमकता हुआ आया कि यार क्या बात है। मैं 2 लाइन घुघती की सुनना चाह रहा हूँ, उसके बाद उसकी कहानी की कैसे वो घुघती वाला फॉर्मेट। आजकल बरसात में थोड़ा गला, हाँ प्लीज, कोई बात नहीं। किंगरी का जला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फुर उड़ांदी घुघुती, क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिगांदी घुघुती, कै देश की होली घुघुती, कै देश बाई घुघुती, किंगरी का झाला होए होए, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फुर उड़ांदी घुघुती। तो ये कैसे हुआ, ये घुघती से कैसे ये एक्चुअली मैं, गीत मेरा नहीं है ये भी लोक गीत है। और जैसे रानी खेत राम धुला, मैंने बहुत लोकगीत गाए हैं। ये बचपन में सुना मैंने अपने दादी और इनके मुंह से। जब कोई मांगलिक कार्य होता है तो वो झुमेलो करते थे इसमें। अच्छा अच्छा। तब तो किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, फिर दूसरे जेंट्स मर्द होते थे, फिर वो मर्द गा रहे, ले घूरे घुरांदी घुघुती, ले फूरे उड़ांदी घुघु। अब फिर वो लेडीज, ले बैठ गई रे दादा दादा। तो ये चलता था। जो पकड़ने वाला होता तो आधी लाइन से पकड़ता था। समझ गया आप? तो ऐसा था। अचानक याद आया, तो मैं, दिमाग में मेरे नहीं था कि घुघुती क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या, ऐसा कुछ था नहीं मेरे दिमाग में। तो 2009 की, 2007-8 की बात है ये। डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल जी ने एक चांसड़ी जमाको करके बुक निकाली। तो मुझे गिफ्ट किया, किशन देख लेना, इसमें लोक गीत ने कोई पसंद आए तो गा देना। अच्छा। तब देखा मैंने उसमें घुघुती, तब उसमें लिखा हुआ है पूरा गाना था। अरे मैंने कहा, और मैं किंगरी का झाला, मैं तो ऐसे ही गा रहा था वो। हाँ, आपको फिर मैंने कहा मजा नहीं आ रहा, इसमें रिदम बजेगा क्या, ये तो ऐसे हो गया भूम भूम भूम, धीमापन है उसमें। मैंने कहा मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जिसमें मैं घुघुती गा रहा था उसमें सब स्लो गीत है, सिर्फ श्याली बम्पाली और ये गीत, एक श्याली बम्पाली था चलने वाला गीत। मैंने कहा यार एल्बम खराब हो जाएगा मेरा,
हाँ। इसको फास्ट तब बना के गैरी का जाना घुघुना, तो थोड़ा सा सुर ऊपर थोड़ा नीचे, सा फिर वो जो क्रॉस लेके हम ला ला ली ला, तो मैंने कहा अंतरे का थोड़ा अलग होना चाहिए। हाँ। तो बस थोड़ा स्केल बढ़ाया, फिर संजय कुमला भाई ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया हाँ, उसमें, हाँ। ढोल दमो मिक्स करके। ऑल टीम, मतलब शूटिंग से लेकर, म्यूजिक टीम से लेकर, रिकॉर्डिस्ट से लेकर, सागर भाई मिक्सिंग से लेकर, सब चीज सब बढ़िया अच्छा हुआ, हुआ, सब एक चीज। कंप्लीट पैकेज बन गया हाँ। ना। हाँ। तो घुघुती पहले आपने किया या फिलौड़िया का? पहले घुघुती किया पहले मैंने। घुघुती किया था। घुघुती में 2000 बल्कि उस एल्बम का नाम घुघुती नहीं था, हाँ। क्योंकि घुघुती हमने ऐसा शूट किया कि ना तो हम इसमें हीरोइन रख सकते हैं, हम्म। ना हीरोइन वाला कर सकते नहीं, हैं, हाँ। दूसरा करें क्या, इसमें शूट कैसे करेंगे इसको। फिर वो घुघुती भी कहाँ जाएंगे इसको हाँ, ढूंढने के, मालू का हाँ, पात में रहे हाँ, उधर हाँ, उधर। हम्म। तो मैंने कहा बड़ा समस्या, तो वो इत्तेफाक ऐसे गोपेश्वर गया था, तो उधर के गांव की लेडीजें मिल गई, तो मैंने कहा चलो ऐसे हाँ। तो क्या मैं हो गया, मतलब वो। हाँ, हाँ। तो हमने टाइटल, अगर मुझे पता चलता था घुघुती इतना चलेगा तो टाइटल घुघुती रखते उसका। लेकिन फिर आपने जो उसका पार्ट 2 किया तब शायद उसका नाम मुझे फिर भी गाना मेरे को वो अच्छा लगा। मेरा बचपन से एक ऐसा है, समाज के प्रति या अपने उत्तराखंड के प्रति जो भावनाएं है ना, मेरा फोकस वहीं होता है। मैं डीजे सॉन्ग पे ज्यादा नहीं, ये लोकगीत था, मैंने बचपन में सुना था, तो मैंने इसको थोड़ा क्रिएट किया। हाँ। टाइटल मैंने ए जानू रे रखा था उसका। अच्छा। और जब ये गाना, ये ए जानू रे मेरी डांडी काट्यों मां, फूलों के फुलार मारे तो की बहार महर बहरे सारे मारे जानू रे, रूड़ों का घाम ओला तुड़ तुड़ी धार लैन लगी ओली बंटों की, घड़ी घड़ी याद सतौंदी मैं गाँव का बाटा घाटों की, ए जानू रे। तो ये गाना मतलब अपने मुल्क पे था। हाँ, हाँ, हाँ। तो टाइटल मैंने वही रखा, ना श्याली बम्पाली भी नहीं रखा है ना, वो श्याली बम्पाली भी गीत था उसमें, श्याली बम्पाली भी नहीं रखा, घुघुती ए जानू रे रखा। अच्छा। और वो क्या हुआ, इन दो गीतों की वजह से ए जानू रे दब गया। लेकिन जो इसमें मेरे को यूपो में अवार्ड मिला वो इस पे, वो ए जानू रे वाले गाना। हाँ। तो आपने बताया कि करीब 25 साल की जर्नी आपकी है। हाँ। तो कैसे म्यूजिक कैसे आया आपके पास? सिंगिंग का क्या मतलब, क्या कोई? सिंगिंग तो गॉड गिफ्ट ही बोल सकता हूँ मैं, ना तो मैं सीखा हूँ, ना ही मैंने सीखने की कभी कोशिश करी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगा कि मैं ठीक ही गा रहा हूँ, और जो भी सुनता कहता बढ़िया गा रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि, और मैं ये नुसरत फतेह अली खान को बहुत सुनता था कॉलेज टाइम में, और कैलाश खेर जी को। हाँ। तो और ये इनकी गजल सुनता था, गुलाम अली जी की। तो इनको सुन सुन के, इनकी तरह मुर्खियाँ मारने का, ये सुन सुन के मैं, जैसे गाना चल रहा है तो मैं इन्हें गाता था। सेम डिटो ऐसा। तो कॉलेज में मुझे बोलते भी थे यार नुसरत फतेह अली खान का गाना गा, या कैलाश खेर का गाना गा, तो मैं उनके साथ ही गाता था। तो शायद वो खटके वटके वहां से आके। दूसरी जो वोकल है, जो मेरे, देखो मैं जब मैंने गाना गाया तो आज से 25 साल नीचे करो आप, तो 27 साल का था मैं। तो 27 साल में बद्रीनाथ में रहा। अच्छा। और ठंडा पानी पिया, हमारे यहाँ तो गर्म पर कौन पानी दे रहा है सुबह से हम, और बर्फीला पानी, ठंडा पानी, मतलब वहाँ फ्रीज नहीं होता आज भी। आज भी इस डेट पे, पहले तो फ्रिज की जरूरत नहीं है, फिर भी जब धूप पड़ती है तो आज भी लोग जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनको बाल्टी में डालते हैं ठंडे पानी में, तो ठंडा रहता है। तो इतना ठंडा पानी पीने वाला आदमी 27 साल तक, और उसका गला खराब नहीं हुआ। और यहाँ देहरादून में अभी फ्रिज का पानी पिया, गला खराब हो गया। तो अच्छा, इसका मतलब भगवान ने आवाज पहले से दी थी। दादी गाती थी, दादी अपने जमाने में जब गाती थी तो उनकी सहेलियां बोलती थी कि बचपन में तेरी दादी तो कांस हो गाने से, बोल कांस से का घंटी होते ना, उनका गला ऐसा था। अच्छा। फिर पिताजी, तो मैं तो 8 साल का था, पिताजी ढंग से मैंने देखा ही नहीं ना 8 साल, तो ना उनका गाना देखा। लेकिन उनके जो फ्रेंड्स हैं, चाचा ताऊ आज भी हैं यहाँ पे जिंदा, तो वो बोलते तेरे पिताजी राम का पाठ खेलते थे, क्या आवाज थी उनकी। अच्छा। तो मुझे लगता है कुछ तो अनुवांशिकता है। जो गला दिया, अनुवांशिकता दिया, जो ये इस जो कैचिंग पावर दिया, जो गाने को कैसे गाना, किस तरह का कैचिंग पावर, ये गॉड गिफ्ट है। और बाकी सीखा मैं जो सिंगर्स गाते हैं जो। अच्छा, लेकिन ये जो कंपोजिशन आपने दी अभी लाटा वाली, तो मतलब लग रहा है कि कोई
अच्छा खासा सीखा हुआ आदमी। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ऐसे कंपोजिशन कहाँ से आ जाती है, जैसे ए जानू रे, मतलब कोई भी है, कोई भी गाने लोगों ने पसंद किए जो मेरे लिखे हुए हैं, या जो मैंने जिनकी कंपोजिशन मैंने की, चाहे वो जगदेवतों का ठो हो, चाहे वो साखियों बटी जमियो आपका वाल हो, तो सब बोलते हैं यार ये कंपोजिशन। कई लोग मेरे पास कंपोजिशन के लिए लाते हैं, यार भाई जी थोड़े से कंपोजिशन कर लो, और फट से हो भी जाता है। हाँ। तो ये ऊपर वाले की देन है कि किस तरीके से हो जाता है। अच्छा, आपने गोपेश्वर का जिक्र किया, तब तो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि आप तो वहाँ पे नेतागिरी भी कर रहे थे, छात्र नेतागिरी। कॉलेज के मैं स्टूडेंट लीडर जो है। अरे मैं कॉलेज में गाता था ना। अच्छा अच्छा, पॉपुलर हो तो गया। मैं हीरो था वहाँ का, तो लड़कियों का लड़कों का हीरो था, तो बना दिया मेरे को, जनरल सेक्रेटरी बना दिया, महासचिव, छात्र संगत महासचिव हो गए। हाँ। तो कोई NSUI का लड़का था, बोला इसको तो कोई हरा नहीं पाएगा। तो एक बंदे ने कहा मेरे पास है बंदा, जो हमारे भाई होते ना कॉलेज में, भेजी मतलब बड़ा भाई जो होते हैं, तो वो था ABVP वाला। अब वो लड़ नहीं सकता था क्योंकि उनके पास आउट हो गए थे ना वो। तो उसने कहा किशन भाई इसकी, मैं उन्हीं के घर पे किराए पे रहता था। अच्छा अच्छा। वो आए एक दिन नीचे, कह रहा भाई यार वो NSU वाले बड़ा चौड़े हो रहे हैं, तू उठ जा। अरे मैंने कहा मैं क्या, मैं मेरे को भाषण बोलना नहीं आता, कुछ नहीं, सब हम तैयार करते हैं। तो ऐसे उसमें पढ़ने में भी तेज था, दिमाग भी तो ऐसे किताबें लिखते हो, घोट्टा मारा भाई साहब, उसका जो भाषण होता है घोट्टा। अच्छा। तो अब थिएटर करते थे हम लोग। अच्छा। तो ये सोच, हाँ थिएटर आर्टिस्ट था मैं तो गोपेश्वर में, अक्षर नाट्य संस्था आज भी है। और जो ये अभी लाटा में जितने करेक्टर है ना, सारे उसी अक्षर नाट्य संस्था की है। अच्छा। हाँ, BNA NSD पास आउट है लड़के, और वो एक बल्कि फीमेल भी है, वो तो बाल बच्चे वाले घर बार संभाल रही है, उसको भी लेके आया मैंने कहा फिर से जुनून। तो देखना सारे थिएटर आर्टिस्ट है। अच्छा। बोला तू ये सोच कि तू नेता का रोल कर रहा है और तुझे ये डायलॉग बोलना है। अच्छा। जो फाड़ दिया वहाँ। उसके बाद तो जीत ही गए। आप जब आप जीत गए तो आपका तो माहौल बन गया, आपको नहीं लगा यार ठीक है पॉलिटिक्स ही कर लेते हैं? नहीं नहीं, मैं तो कॉलेज में एक दिन नहीं दिखा। अच्छा। जीतने के बाद मैं तो पता, हम तो गरीब आदमी भाई साहब, तनख्वाह थोड़ी मिल रही थी वहाँ। मेरे को बाप का लोन चुकाना था, घर की कुड़की छुड़वानी थी, बहनों की शादी करनी थी, मेरी तो बहुत स्थिति खराब थी। वो तो ठीक था, मैं हीरो था तो मैं हंसी खुशी रहता था, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी बहुत बेकार रही है मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि। अच्छा। तो बहुत ही मतलब आज भी गांव में लोग बोलते हैं यार कैसे उभरा, ये उनको समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ ये है भगवान ने ये दिया था तो यहाँ से हो गए। और यहाँ भी पहुँचाने वाले मेरे गुरुजी थे, MCOM के जो प्रोफेसर थे हमारे अकाउंटेंसी के, उन्होंने दिए 30,000 रुपये। डॉक्टर VP श्रीवास्तव आज प्रिंसिपल है ऋषिकेश में। अच्छा। PG कॉलेज में। उन्होंने कहा तू बद्रीनाथ में कर क्या रहा है, जूता चप्पल ये माला वाला बेच रहा है, प्रसाद बेच रहा है, तो MCOM क्यों कर रहा है फिर? अच्छा। मेरे अंडर PhD कर। अच्छा। मैंने कहा PhD करने के लिए भी इसीलिए तो कर रहा हूँ, मेरे को घर छुड़वाना है, बहनों की शादी करनी है, घर बनाना है। तो बोला ऐसे तो नहीं, तेरे को यार तू गाता बहुत अच्छा है, और मैंने ऐसी वॉइस तुम गढ़वाल में नहीं सुनी, तो एक बार ट्राई कर। फिर मैं गई, मैंने कहा पैसे के ये दिक्कत है। फिर भी संजय कुंबले से बात करी, उन्होंने 32,000 रुपये बोले उस टाइम पे 8 गाने के। तो उन्होंने 30 उन्होंने दिए, बाकी हमने कर दिया। उधर दोस्त ने गाँव में चंदा हो गया दोस्तों में। अच्छा। अरे किसी ने गाना गाने जा रहा, किसी ने 2 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने दे, दिल्ली पहुंच गया गाना। तो मतलब शुरुआत ऐसा हुआ मेरा। सेकंड एल्बम जो हो जी आई मेरी, तो वो एल्बम, पहली एल्बम आने के बाद 2 साल बाद नेगी जी का फोन आया डायरेक्ट। अच्छा। हाँ, मैं किराए पे रहता था सीमाद्वार। अच्छा। उनका फोन आया कि मैं नेगी, मैं कौन नेगी बोल रहा है भाई, मैं नहीं पहचाना। अरे मैं नरेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ यार। अरे बाप रे, मेरे गगड़ाहट हो गई भयंकर। जिस आदमी के गीत हम पूछते हैं और जिनके गीत सुन सुन के हम इतने बड़े हुए हैं, और इनकी वजह से गढ़वाली गीत गाना शुरू किया, और उनका डायरेक्ट फोन आ गया। मैंने कहा सर बताइए, तेरे गीत बहुत अच्छे बोल, एल्बम देखी मैंने, बहुत बढ़िया। एक हमारे एक कंपनी खुल रखी है इधर, हिमालयन फिल्म्स, वहाँ लखेड़ा जी हैं, तुरंत उनसे मिल लिया, ये नंबर है। अच्छा। क्या था, फिर मैं गया लकड़ा जी पे, तो होजिया एल्बम आई। होजिया के बाद होजिया में उबाना रंगीली बाना, वो भी ठीक चला। नेक्स्ट ईयर वो सेमने बौजी निकाली, जिसमें रानी खितराम डोला चल पड़ा। तीसरा चौथे में मैं वो निकाल दिया, ए जानू रे। घुघुती आया तो मतलब तब मैं फिर दुबई भी चला गया प्रोग्राम करने।
तो बद्रीनाथ में वो माला बेचने कहाँ से किस्मत होती है, कैसे कैसे 7 लोग मिलते गए। बद्रीनाथ के पास आपका गांव है? बगल में ही है, बगल में, इंद्रधारा नाम है। इंद्रधारा ना, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे आप मतलब किस तरह काम करते थे वो सीजन में? सीजन क्या होता है, हम लोगों का मई जून में छुट्टी पड़ती थी, तो मई जून में पहले तो हमने पत्थर फोड़ना शुरू किया। 800 रुपये चट्टा ट्रक होता था एक, तो जितनी बिल्डिंगें बनी है वो हमने पत्थर हमने फोड़ रखे। जितने, खाली मैं ही नहीं था, मेरे साथ और भी लड़के थे, 7-8 लड़के हुआ करते थे। तो आज कोई प्रधान है, कोई ठेकेदार बना हुआ है, क्योंकि नौकरी पे तो कोई नहीं लगा, किसी की डेथ भी हो गई है। तो पत्थर फोड़ा, धीरे धीरे ठेकेदारों से मैं फिर छोटा मोटा ठेका, ये मिट्टी साफ करना है, ये ब्लॉक, इतने ब्लॉक बनाने हैं, 1 रुपये ब्लॉक, 50 पैसे ब्लॉक, ऐसे धीरे धीरे अब हमने गुट बनाया। यार ये तो बहुत हो गया, इतना मेहनत करते, पैसे तो हम तो फीस भी नहीं दे पा रहे, तो यार थोड़ा पैसा तो चाहिए। तो बोला प्रसाद दुकान के लिए तो लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, क्यों भाई मंदिर में जो जगह होती है ना वो कब जाना है। तो मैं उस टाइम पे महासचिव बन ही गया था, आया उड़दंग कर दिया, मैं पुल में चढ़ गया। मैंने कहा हम तो कूद मार देंगे भाई, हमें यहाँ कुड़की घर देना है, ये हमारे कहाँ से देंगे, 2 महीने काम करने दो हमको यहाँ। तो तब वहाँ पे डीएसपी गुंजियाल जी थे उस समय, धीरेन्द्र सिंह गुंजियाल, गोपेश्वर में सीओ। तो वो जानते थे मेरे को कॉलेज में, यार तू महासचिव क्या ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो मैं ही नहीं, बहुत बेरोजगार लड़के हैं, अपने धरती में काम नहीं कर सकते, तो कहाँ काम करेंगे हम लोग। किसी ने लोन देना है, किसी के कुड़की हो रही है, किसी ने फीस देना है, किसी ने बहन बिवाना, किसी ने घर बनाना है, तो कहाँ से करेंगे। 2 महीने पढ़ने वाले लड़के हैं। मैंने कहा सर जो जुलाई से तो फिर अपने स्कूल चले जाएंगे, वो लोग कॉलेज चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है यार तुम तो। तब ऐसा ही ये सोफे के बराबर तकत, इतना तकत लगाते थे, उसके ऊपर प्रसाद की थालियां होती थी। फिर यात्री आते थे, प्रसाद ले आते थे, जूते चप्पल वहाँ रखते थे। अच्छा। तो ये करके मैंने 2-4 साल काम किया, बहन की शादी करी, मकान बनाया, लोन वोन जो भी पिताजी का था सब चुकता किया, बोल्ड पे नाम मिटवाया। मैंने कहा हटाओ ये नाम, अब तो सरकारी बैंक वाले। तो वो किया। तो उसके बाद मैंने नमस्कार कर दिया बद्रीनाथ जी को। मैंने कहा सर आपने दे दिया, जितना बहुत हो गया, इतना दे दिया। और उसी साल जो है मेरे प्रोफेसर साहब ने मेरे को पैसे दे, मैं वहाँ चला गया। वो एल्बम निकाली तो मैं देहरादून बस गया। अच्छा। सिमरवार में कमरा लिया, क्योंकि इधर आर्टिस्ट इधर ही थे, सब दिल्ली जाना पड़ता, यहाँ तो था नहीं कुछ। दिल्ली जाना तो गोपेश्वर से दिल्ली बहुत दूर पड़ता था। तो बस धीरे धीरे फिर लखेड़े जी से मुलाकात हुई। अब ये माहौल बन गया कि यार एक गाना करना है, शूटिंग। और मैं धीरे धीरे मेरा कैमरा वर्क लोगों को पसंद आया, तो मेरे को और कंपनियां भी काम देने लग गई। अच्छा। जैसे चांदनी इंटरप्राइजेस के बहुत सारे गाने, ये पप्पू कार्की के गाने, ललित मोहन जोशी के, गोविंद देगारी के, औरों के भी काम। यहाँ तक गजन राणा का भी एक गाना शूट किया मैंने, छोरी 420 का। अच्छा। मंगलेश डंगवाल का भी गाना शूट किया। मतलब उस समय मेरे को, अब गायक तो मैं नया था, बट मेरे को अच्छा कैमरामैन समझने लगे। अच्छा। तो कैमरे के बहुत काम आने लगे। तो फिर हमने ऑफिस खोल दिया, फिर एडिटिंग भी करने लग गए, फिर धीरे धीरे यहाँ ही जमाने वाला हो गया हम लोग। अच्छा। तो मतलब एक सिंगिंग ने आपका जीवन बदला है जी, बिल्कुल पूरी तरह से चेंज किया ना। तो वो दिन मतलब, और ये दिन है तो किशन महिपाल अभी उस तरह जमीन में हैं या अभी भी हम वही, यहाँ से उठ के कहाँ जाना है। अच्छा। और जमीन से उठ भी गए तो वापस आना तो नीचे ही है। तो ये गुरुत्वाकर्षण है ना पृथ्वी का, जो ये कितना भी कोई ऊपर चला जाए तो आता नीचे ही है। तो इसलिए नीचे है, तो क्योंकि ऊपर से आएगा तो चोट लगेगी। तो जितना नीचे है, मैं तो बहुत लोगों को, सबको बोलता हूँ कि नीचे ही रहना चाहिए। अच्छा, आपने बताया कि उस दौर में आपने वहाँ के लोगों के हकों की बात की उस समय, मतलब जब आप कि बद्रीनाथ में भाई हमको भी, आज भी कर रहे हैं, आज भी वहाँ पे दुकानें कर रहे हैं। अच्छा। और थोड़ा मास्टर प्लानिंग हो गया। तो मास्टर प्लान में उन्होंने कई जगह तोड़ दिया, फिर भी लड़के काम कर रहे हैं, यानी कि इन प्रकार किसी तरह। तो आवाज़ उठाना जो है तब से आपके उसमें है, और आपने कुछ पिछले दिनों एक हलचल मचाई थी जब आपने आर्टिस्टों के हक की, उनके मानदेय की बात उठाई थी। आपको क्यों लगा कि मुझे उठानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे लगता नहीं है सर, मैं जो सत्य है मैं सत्य पे अडिग रहता हूँ। और पता नहीं ये नेचर कहाँ से आया। सब बोलते हैं तुम्हारे पिताजी भी ऐसे ही थे। अच्छा। सच्चे आदमी थे। हालांकि थोड़ा सा मेरे अंदर गुस्सेलपन आ गया, चिड़चिड़ापन वो बोलते हैं, वो अलग है। लेकिन जो सत्य है मैं उसको नकार नहीं सकता, और मैं मुंह पे बोल देता हूँ। जैसे माना ये आदमी ऐसा है तो मैं मुंह पे बतूँ ऐसा है, लेकिन लोग बोलते नहीं है। लोग
मक्खन मारेंगे उस पर, पीठ पीछे बोलेंगे। अब मेरा इसीलिए कई लोगों से ना नाता टूट गया है कि मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलता हूँ। मैं बोलता चल करना है काम कर, नहीं करना तो मेरा ऐसा आदमी नहीं चाहिए। और ना हम किसी को खुशामद करते हैं। लेकिन जो सत्य है, एक बंदा आया मेरे साथ, आर्टिस्ट आया, जोशीमठ का आर्टिस्ट, बेचारा शेड्यूल कास्ट का आर्टिस्ट है, ढोल दमाऊ बजा के अपनी रोजी रोटी कमाता है, बाल बच्चों को पालता है। उसने अपने दल का यहाँ पे वो कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अब वो जो कहता है भाई साहब 5 साल से मेरे को पैसा नहीं मिला, कभी उड़ीसा जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी नॉर्थ जोन, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं संस्कृति विभाग के, और वो अपने जेब से आर्टिस्टों को पैसा दे रहा है। 16-16, 20-20 लोगों की टीम होती है, वो पौड़ा नृत्य वगैरह करा रहा है। तो पौड़ा नृत्य 2 आदमी 3 आदमी को थोड़ी होता है, टीम का काम है। ढोल दमाऊ ये चीज़ें सब, और डांसर्स, लड़कियां लड़के सब 20-20 की टीम लेके जा रहा है, अपने जेब से पैसे दे रहा है 5 साल से, और कह रहा है मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए, और संस्कृति में अभी भी पैसा नहीं दे रहा। और पर डे का 300 रुपये एक आर्टिस्ट का। मैंने कहा इससे ज़्यादा तुम वो घर पे बुलाओ, आप पाइप ठीक करवाओ, वो आएगा पाइप ठीक करे 500 रुपये लेके चला जाएगा। मैंने कहा इन आर्टिस्टों से ज़्यादा तो उसके प्लम्बर की वो है वैल्यू है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला नहीं, ना मैं संस्कृति विभाग में गया, ना मैं किसी पुलिस स्टेशन में गया, और ना मैंने आर्टिस्टों की गोष्ठी बिठाई, ना है वो हाँ किया। बस मेरी किस्मत ये रही कि वो जो विवाद होना था वो हॉलीवुड न्यूज़ वाले आ गए मेरे घर पे। जस्सी पवार का हॉलीवुड न्यूज़ है ना यहाँ पे, ये हार्दिक फिल्म्स का। अच्छा। तो वो न्यूज़ बोला भैया एक थोड़ा सा, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप घर पे, मैंने कहा आ जाओ घर पे ही आ जाओ। तो आए वो लाइट वाइट कैमरे लेके, तो अचानक उन्होंने जिक्र छेड़ दिया है। तो जिक्र छेड़ दिया तो मैं आवेश में आके मैंने सब कुछ बोल दिया है। तो ये रहा वैसा। तो वो सही था। कई लोगों ने कहा इतना नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं बोलना चाहिए, तुम चुप रहो। इसका आपको नुकसान तो नहीं हुआ? बहुत नुकसान हुआ। मेरा बाइकआउट हो रखा है संस्कृति विभाग से। मेरे को पर्यटन विभाग प्रोग्राम नहीं देता, संस्कृति विभाग प्रोग्राम नहीं देता। तो मेरे को सरकार ने थोड़ी गायक बनाया, मेरे को पब्लिक ने बनाया। तो मुझे पब्लिक बुलाती है आज भी। तुम्हारे 1-2 प्रोग्राम देने नहीं देने से कोई, अब तुम इतने आर्टिस्टों को दे रहे हो, क्या हो गए, करोड़पति बन गए हो, या उनके ऊपर सिंह आ गए जिनको तुम प्रोग्राम दे रहे? वो 2-4 सिंगर ही हैं जो जिनको प्रोग्राम दे रहे, बाकी तो 200 आर्टिस्ट हैं। तो कहाँ है वो रजिस्ट्रेशन? कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल से प्रोग्राम ही नहीं किए, और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो साल में 20-40 प्रोग्राम करते हैं। तो ये थोड़ा भेदभाव आज भी है वहाँ पे। अब जो अभी पीछे धरना दिया था इन्होंने, धरना दिया, नेगी जी भी गए थे वहाँ पे, सौरभ मैठानी भी था वहाँ पे, बहुत आर्टिस्ट थे। तो मुझे भी फोन आया, एक कुमाऊं से एक लड़का था चंदन बिष्ट भाई। तो मैंने कहा जब मैंने आवाज उठाई तब तो कोई नहीं आया, मेरा बाइकआउट हो गया, तुमने आवाज उठाई, यही तो मैं अकेले ही लड़ूंगा। यही मैं कह रहा था कि आपने जो है, मैं नहीं गया। मैं कहा अब तुम लड़ो, अब क्यों आ रही अकल तुमको? अब तो तुम्हारा 800 रुपये हो गए, मैं तो 300 से 800 तक लाया। अब तुम्हें 800 से 1500 का खुद जाओ ना। तुम तो जा रहे हो वहाँ ससुराल की तरह जा रहे हो, फिर मतलब दामाद बन के वहाँ खिचड़ी पका पुका के अपने सेटिंग, खाली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि हम लोग धरना दे रहे हैं और अपने अपनी सेटिंग बिठा के आ जा रहे हैं। लेकिन जिनको प्रोग्राम नहीं मिल रहा उनके बारे में क्या सोचा तुमने? मैं क्यों ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ क्यों खड़े रहो फिर? सही बात है। तो मेरे को वो थोड़ा उटपटांग लगा। मुद्दा उठाना है तो आप ऐसा मुद्दा उठाओ। अब देखो, बोला कि आपको यहाँ प्रोग्राम होगा, आपके जो जिस जिले का है उधर ही का प्रोग्राम होगा। आपको बुरा लग रहा है कि यार मेरे तो अब खाने कमाने के दिन खराब हो गए, तो इसलिए आप धरना उठा रहे हो। अब जिसको प्रोग्राम मिल ही नहीं रहा है उसके बारे में कौन उठाएगा आवाज? कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, नहीं मिल रहे उनको प्रोग्राम ही नहीं। यार किशन भाई मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा तुम भी सेटिंग लगाओ यार, क्या बोलूं मैं, मेरे तो मिलते मिलते प्रोग्राम मना कर देते हो। तो मतलब आपने जो आवाज बुलंद की उसका फायदा हुआ है आर्टिस्टों को, हुआ है, मुझे नहीं हुआ। आपका तो खैर, तो मुझे अगर फायदा लेना होता तो फिर मैं ऐसे गीत क्यों बनाता? मैं भी डीजे गीत गाता सब। तो मुझे पैसे से लालच नहीं है, मुझे अपने जो भावनाएं हैं ना, समाज की भावनाएं हैं, उनसे प्यार है। और मुझे जो चीज़ ऐसा लगता है तो मेरे को, मैं उन चीज़ों पे गाना मेरा शौक है वो, और मैं गाता रहूँगा, मेरा चले ना चले। मैं इनको ऐसे गीत छोड़, मतलब मैं आपको एक चीज़ मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को डीजे गीत से ज़्यादा ऐसे गीत पसंद आते हैं। तो मैं अपने ना आत्म संतुष्टि के लिए गा रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं गा रहा हूँ। तो आपने बताया कि आप आत्म संतुष्टि के लिए गा रहे हैं, पैसे के लिए नहीं गा रहे हैं।
तो जिस तरह का मिजाज है कि गानों में रिदम हावी है, म्यूज़िक हावी है, और उसके बाद रचनाएं तय की जा रही हैं, कंटेंट तय की जा रहा है, तो ये आपको लग नहीं रहा है कि इसमें हम कंटेंट का मिस कर रहे हैं? मतलब जो नहीं भैया, जिस हिसाब से परिवेश चल रहा है, आज की पीढ़ियाँ हैं, आज न्यू जनरेशन जो करना चाह रहे हैं, कई रैप गा रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक उत्तराखंड के सीमा से बाहर भी जा रहे हो आप। मतलब हमारे गीत अगर साउथ में भी बज रहे हैं तो अच्छी बात है ना। गुलाबी सरारा इतना चला, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि लोगों को पता भी चले यार गढ़वाली गीत ऐसे होते हैं, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा ना, आपने अगर एक गीत तुम्हारा चल गया उत्तराखंड की सीमा से बाहर, आप ना यहाँ की गीत क्यों नहीं गा रहे? आपको लग रहा है कि ये कामयाब है तो उसी तरह ट्रैक पे आप निकल गए। अब वो जब यहाँ के गीत नहीं बजेंगे, नहीं गाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति, लोग सब खत्म हो जाएगा। प्रीतम भरतवाड़ जी अमर नहीं रहेंगे। कौन बजाएगा ढोल सागर? सही बात। नेगी जी अमर नहीं रहेंगे। ऐसे गीत कौन गाएगा? लिखने की दम ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। जो लिख सकता है वो बेचारा गा नहीं पा रहा है, और जो गाता है उसको गीत मिल नहीं रहे हैं। सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो करना पड़ेगा, ये आज की पीढ़ी को करना पड़ेगा, पुरानी पीढ़ी के भरोसे नहीं रहेंगे। जबकि हम मतलब पिछले 50 साल देखें तो नरेंद्र सिंह नेगी का दौर देखें तो कंटेंट हावी रहा है, गीत हावी रहा है, गीत उसमें म्यूजिक का इतना नहीं था, रिदम का नहीं था। तो हम देखो नहीं, परिवर्तन आ गया। आप रिदम करो, आप रिदम भी हावी करो, आप जो रैप गाना, जो गाना गाओ, क्योंकि आपका स्वतंत्र है आप इन चीज के लिए, है ना। लेकिन आपको अगर लोग गायक बनना है तो लोग के लिए भी गाना पड़ेगा। लोग की बात आनी चाहिए। हाँ, लोग की बात आनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि यार इस सिंगर ने क्या गाया, बताओ लोग क्या गाया। आपको कल अगर कोई बोलता है डॉक्टरेट दो, कोई बोलता है क्या ये BNSS सर्टिफिकेट दो, या आपको पद्म श्री दो, तो देखा जाएगा ना आपने लोग के लिए क्या किया है, क्या योगदान है आपका। डीजे सिंगर को थोड़ी मिलेगा पद्म श्री, विशेषता आपको डॉक्टरेट मिलेगा। तो आप लोक गीतों में क्या विशेषता है आपकी? आप खाली कमला बिमला या चुन्नी, ये पैजामा पिंक प्लाजो से थोड़ी ना मिलेगा आपको। तो जब तक लोग नहीं करेंगे तो लोग बचेगा नहीं, और लोग नहीं बचेगा तो रिदम हावी होगा। रिदम हावी रहेगा। लेकिन हालांकि उसकी लाइव उतनी है नहीं, मतलब रिदम, क्योंकि बहुत चीजें आई, यूं आई, फिर वो वैसे बैठ भी गई। अभी न्यू जनरेशन में कई लड़के लड़कियां अच्छा कर रहे हैं, अच्छे स्लो गीत भी बहुत। अभी ये पंचाचूली देश एक गीत गाना सुना, हाँ सुना है मैंने, गणेश मुर्तोले भाई का, बहुत अच्छा। देखो ना यार, वो डीजे सॉन्ग थोड़ी ना, लव सॉन्ग है वो। अपने पंचाचूली देश पे गीत गाया दोनों, एक माया वाला गीत है, तो कितना अच्छा चलो, 20 दिन में 1 मिलियन चला गया था मेरे को लग रहा। तो ये बोलते हैं कंटेंट, अगर ऐसे गीत हो तो लगेगा हाँ यार उत्तराखंडी गीत है। अच्छा, आपने ना लोकगीत भी बहुत गाए हैं, और जब गाए हैं तो उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। आप चाहे रानी खेत वाला गीत था, राम ढोला वाला था, एक सोबना क्या था वो, सोबनी वाला। तो एक तो 2 लाइन में उसे सुनना चाह रहा हूँ, सोबने वाला मुझे बड़ा बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार। सोबनी बाना खूटियों की पैजबी बजे दे छम्मा छम्मा, सोबनी बाना हाथियों की पौजिया बजे दे झम्मा झम, सोबनी बाना खूटियों की पैजबी बजे दे छम्मा छम्मा, सोबनी बाना हाथियों की पौजिया बजे दे झम्मा झम्मा, सोबनी बाना हो सोबनी बाना खूटियों की पैजबी बजे दे छम्मा छम्मा, सोबनी बाना हाथियों की पौजिया बजे दे झम्मा झम्मा। तो आपने तो खोज के जो है ये भी लोकगीत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि लोकगीतों को सामने लाने की कोशिशें पर्याप्त हैं, मतलब हो रही हैं? क्यों नहीं है, लोकगीत में शक्ति है, लोकगीतों की धुनों में ताकत है। वो मैंने केवल आवाज दी है, लोगों ने अगर पसंद किया तो उसकी धुनों को पसंद किया। मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया धुनों में, जैसे ऊपर ले जाना, नीचे लाना, वो लोगों को शायद पसंद आया। जैसे रानी के तो राम डोला को, रानी के राम डोला, रानी के से तो हो या, तो मैंने तो ये इन चीजों को हो या कब करते हैं, जब हम बकरी चराते हैं या वो हो या, तो इन चीजों को जो हमारे समाज में चलता है उनको मैं गीतों में लाया। गाते गाते से करते हैं ना हम लोग, डांस करते करते, तो उन चीजों को गीतों में लेके आया। बट मैंने ये थोड़ा ऊपर चढ़ाना, नीचे उतारना,
लेकिन जो मेन धुन है रानी के ताज सुबनी बना खूटियों, ये तो मूल धुन है। हमारे हम धुन बनाएंगे तो बहुत, जैसे अभी लाटा का धुन बनाया तो ये तो मेरी खुशनसीबी है कि लोगों को पसंद आ रहा है इसका कंपोजिशन। लेकिन अगर मैं उस शोभनी बाना को किसी को बोलो कि इसको अगर तू इसकी धुन चेंज करके गा तो मजा नहीं आएगा उसमें। जो लोक धुन है, जो पुरानी धुन है, उसी पे अगर, क्योंकि ना उसमें एक तो हमारे जो फोक है, जो धुन है, उसमें मिट्टी की खुशबू है हमारे उत्तराखंड की, और लोग उसी को पसंद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमारा उत्तराखंड का डांस ना डीजे दर 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 डांस करना नहीं है। आप धारचूला जाओ, आप मुंशियारी जाओ, बॉर्डर एरियाज में जाओ, जितने भी पहाड़ी लोग हैं, अरुणाचल जाओ, नेपाल जाओ, कहीं भी, और हम तो हैं ही पहाड़ी। हमारा डांस जो है झूमे लो, धीमा है, उसमें चांचड़ी, उसमें ना ठहराव है। चौबनी बना खूटियों की पैजबी बजे, और हमारे लोग भावुक होते हैं बहुत, पहाड़ी लोग। तो जितना मिठास होता है गाने में, उतनी मिठास से वो करते हैं। और ये हुड़दंगबाजी तो ये पंजाब से, बिहार से लेके आ गए। तो ये उसका असर है जो हम बहुत तेज म्यूजिक में कर दे रहे हैं, या उसी मार्केट का असर है कि जो क्योंकि वो चल रहा है तो हम भी जो है मार्केट का है ऑब्वियसली। आज की न्यू जनरेशन थोड़ी उसको मालूम है किशन महिपाल कौन है, नरेंद्र सिंह नेगी कौन है। उसको पूछो रैप जो रैप गाते हैं कौन कौन है, बादशाह का पूरा खाता खोल के रख देंगे। हनी सिंह तो ऐसा गाता है, वो सब गाना बता देंगे। ये उनको नरेंद्र सिंह का वो वाला गीत सुना दो, मतलब ही नहीं है, सुना देंगे वो। आपने कवर भी गाया था शायद नेगी जी का। नेगी जी का मैंने नहीं गाया। अच्छा अच्छा, ये जी सारे वो मैंने नहीं गाया वो। अच्छा, ये को अच्छा, ये ईशान डोभाल लोगों ने करा था, कोई था सिंगर वो लड़का। अच्छा अच्छा, अभी दिखता नहीं है वो। अच्छा, पर पहले उनके साथ रहता था वो। तो उन्होंने, उसने गया, लड़के नाम भूल रहा हूँ मैं, तो ये पांडवाज ने बनाया। अच्छा, हाँ, वो तो पांडवाज, ठीक ठीक। तो कवर जब मतलब वो ओरिजिनल फॉर्म में गीत मौजूद है तो कवर गाना कैसा है? अब कवर लोग इसलिए गाते हैं ना, अब नेगी जी ने वो गीत तो जो है उस टाइम पे गाया, उसका म्यूजिक उस टाइम पे था, लाइव म्यूजिक था, टी सीरीज का था। वो तबला भी सरदार बजा रहा है, गढ़वाली नॉन गढ़वाली था, तो रिदम में। लेकिन अब लोग चाह रहे हैं मैं गिटार पे गाऊं, बेस नए म्यूजिक के साथ। अब जैसे हिंदी गानों का ही कर रहे हैं लोग। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे पास कंटेंट नहीं है, मैं क्या करें, दूसरे के गाने को कवर कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने। तो आज तो यही है ना। नेगी जी का एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है कि हमने तो आटा, गेहूं पीसा, आटा निकाला, तुम आटा पीस रहे हो। पिसे हुए को आप तुम फिर पीस रहे हो। तो वही चीज है, कवर एक स्वार्थ है। ठीक है, आप गाइए, अपने लिए गाइए और आप सीखिए उनसे, कवर भी चलो करिए, लेकिन अपना कंटेंट भी दो ना। तब लोग, तब मतलब तब आप फेमस तब होंगे जब अपना कंटेंट दोगे आप। अब ठीक है, नेगी जी का गा दिया तो अब डेली नेगी जी के गीत गा रहा है, या कभी प्रीतम बर्तवार जी के गीत गा रहा है, कभी किशन महिपाल जी के गीत गा रहा है। तो आप ठीक है गाइए, अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ। लेकिन जब आपने साबित कर दिया आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन आप सिंगर हो, अब आप ये साबित करो ना कि आपके पास मैटर कंटेंट क्या है, आप लोग के लिए क्या कर सकते हो। तो आप अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आप धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। नहीं चल पाएगा। तो किशन भाई, मैं आखिर में ये जानना चाह रहा था कि आपने मतलब आपकी जो जर्नी है वो किस तरह की पृष्ठभूमि से आप आए हैं, और एक टैलेंट था आपके भीतर, उसने आपकी पूरी दुनिया बदल दी है। तो जिस समाज ने आपको इतना दिया, या जो पॉपुलैरिटी आपने हासिल की, आप कह रहे हैं कि मैं इनको इस तरह से दे रहा हूँ, उसकी चिंताएं, उसकी दर्द जो है वो गीतों में आप ला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये रास्ता आपको मतलब उस तरह की पॉपुलैरिटी की तरफ बनाए रखेगा? क्योंकि इसमें जिस तरह खतरे हैं, जिस तरह की कमर्शियली आप, हो सकता है कि आपको कभी दुख तो होता होगा कि यार मैं दिल से गा रहा हूँ और रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है किसी उसमें कि आप? होता है, मुझे बहुत बार हुआ है। अभी एक मुंशियारी वाला गाना गाया, वो हिमालयन फिल्म्स के लिए गाया मैं बहुत साल बाद, 2013 के बाद। लास्ट मैंने हिमालयन फिल्म्स में सुरीमा गाया था, और 2013 के बाद 2025 में मैंने उनके लिए गाना गाया, मुंशियारी वाला। बहुत अच्छा गाना है, आप सुनना उसको। अभी मैंने मई में ही शूट निकाला उसको, अप्रैल मई में निकाला था। वो मुंशियारी में जाके शूट किया था। कुमाऊनी गाना है। अच्छा। और वहीं का मुंशियारी का एक लड़का है कविंदर राणा, उसने लिखा था वो, मुझे बहुत पसंद आया। थोड़ा मैंने दोनों चेंज करी, बहुत दिल से वो गीत बनाया। लेकिन अभी तक वो जो है
दो महीने 2-3 महीने हो गए, अभी तक 1 लाख नहीं पहुंचा वो। अच्छा। हालांकि वो डीजे गाना नहीं है, लव सॉन्ग है वो। हम्म। उसमें बहुत मुझे उम्मीद थी कि ये गाना जो है लोग पसंद करेंगे, जैसे पंचाचोली देश टाइप का, वो तो थोड़ा डांसिंग है, ये डांसिंग नहीं था। नहीं तो दुख होता है कि यार क्या करना चाहिए, कब तक पैसे लगाते रहें, कब तक ऐसा करते रहें। हालांकि हिमालयन फिल्म्स ने पैसे दिए थे, लेकिन ऐसा ही इतने अच्छे अच्छे गीत अगर नकारा जा रहा है तो आगे का फिर भविष्य खतरे में। और हम लोगों ने, हमारे पास तो आपको इस पड़ाव में आ गए ना, तो हम नौकरी कर सकते हैं अब ना हम लोग प्रसाद की वो दुकान खोल सकते हैं। तो लेकिन अब भविष्य की वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चलो ये तो शौक है, ये तो करना ही है, कोई सुने ना सुने, मैं तो अपना यूट्यूब चैनल है वो डालता रहूँगा। कोई डिप्रेस होते हैं कभी ऐसे? होता है, कई बार होते हैं, कई बार सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है, तो फिर मेरा कोई बात नहीं, दौर आएगा। और प्लान ये है कि भविष्य के कि अब इसके साथ साथ ना कुछ अलग से किया जाए, खाली इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और मैं ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे उत्तराखंड के सिंगर्स हैं सबको बोला, आज दौर है, कल नहीं रहेगा, वैकल्पिक कुछ। हाँ, आपको कुछ ना कुछ, खाली इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं 25वां साल चल रहा है इस इंडस्ट्री में। अगर 25 साल मैंने बद्रीनाथ में दे दिया होता, जिस हिसाब से मैंने कवर किया है, मतलब मेरे लिए सन 2000 में 2,60,000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। जो मैंने पिताजी का मैंने कर्ज देना था बैंक का, बहनों की शादी करना, 2 बहनें थी, उनकी शादी करनी, और मकान नहीं था हमारे पास, एक कमरा था सिर्फ, वो बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जब मैं प्रसाद बेच के इतना कुछ किया मैंने, तो आज 25 साल में मैं तो वहाँ पे हमारे जमीन जायदाद, तो होटल खोलता है, कुछ करता है, आज शायद मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे होता है। लेकिन आपने ये रास्ता चुना। अब ये रास्ता चुना तो अच्छा था ना, शुरुआत में तो अच्छा लगा। देखो मैंने तो पहले 10 साल तक स्ट्रगल किया, मेरे को प्रोग्राम ही नहीं मिले 10 साल तक। 2010 है पहचान बनाना बड़ा चल। जब वो घुघुती वाला गाना 2009 में, तो मेरी शादी हुई 9 में, जिस समय शादी हुई 2009 में, तो तब रानी के राम डोला गाना है। अच्छा। और उस गाने ने सिर्फ जो है गोपेश्वर पौड़ी कुमाऊं तक उसने थोड़ा सा, यार कोई सिंगर नाम तो नहीं था तब भी, यार कोई है किशन महिपाल, गाना चला। 2011 में घुघुतिया प्रोग्राम मिलना तब शुरू हुआ। अच्छा। अब मुझे जब रानीखेत राम डोला, लोगों ने सोचा कुमाऊनी सिंगर है, मेरे कुमाऊं में प्रोग्राम होने लगे। जब मैं घुघुती गा रहा हूँ तो कह रहे यार ये कौन सा लैंग्वेज गा रहा है, घुघुती में डांस भी कर रहे, कह रहे यार ये तो। गढ़वाल में आया तो मैंने जब वो रोंगपा गीत गाए, आ सोद सोद क्षमता भाई 2-3, उन्होंने कहा यार ये जौनसारी गाना गा रखा है। आपने कंफ्यूज कर दिया लोगों को। ये लैंग्वेज तो था नहीं ना पहले, किसी को पता नहीं था क्या है ये, कौन सी लैंग्वेज है ये, गा क्या रहा है। उन्होंने कहा ये ठेठ जौनसारी है। तो ऐसे करते करते जो है दौर बड़ा अच्छा चला। 2015-16 ये 2019 में कोरोना आया ना, कोरोना तक बहुत बढ़िया था। उसके बाद बस कोरोना के बाद ना सारे आर्टिस्टों का वो बहुत खराब दौर था, और अभी तक उसकी मार झेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तक इसकी मार झेल रहे हैं। नहीं, लेकिन खैर क्योंकि आपका नेचुरल टैलेंट है, उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। बस आखिर में जिस गाने ने आपको कुमाऊं का गायक बना दिया था, वो दो लाइन आपको बना दे मेरे दर्शकों के लिए। रानीखेत राम ढोला घम घमा कन बजने, रानीखेत राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन, तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन, रानीखेत राम ढोला, रानीखेत राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन, तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन, रानीखेत राम ढोला घम घमा कन बजन, तेरी खूटियों की पैजबी मेरी सुआ भली सजन। बहुत शानदार।
बस एक पर्सनल सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें कोई बात नहीं। जी। जो शुरुआती आपके एल्बम हैं, लोगों ने आपको एक रॉक स्टार जैसी फोटो देखी आपकी, जो है वो किशन महिपाल, और बड़ा, अब जब आप देखते हैं लोग कहते हैं इतना चेंज कैसे आ गया, ये क्या हुआ अचानक? मतलब आप उस समय बहुत हेल्दी और बड़े जो है अलग तरह के उसमें आए थे, अब आप एकदम, आपका जब पूरी ज्योग्राफी बदल गई। मैं वही कह रहा हूँ, ये जो 2018 के बाद समय ऐसा आया, तो उस टाइम पे मेरा बीपी वगैरह सब बढ़ गया था, और मैं 88 केजी का था और 36 मेरी कमर हो गई थी। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, और हम लोग का डाइट, खाना वाना बहुत खाते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा ही खाता था मैं। तो पहाड़ी पर उससे हम लोग तो काम काज करते करते तो खाना, डाइट हमारी बढ़ गई ना वहाँ पर, सुबह दिन रात काम करते थे, रात को खूब खाते थे, मेहनत का सवाल है ना। तो वही आदत है यहाँ भी ऐसे। अब यहाँ बैठे बैठे खाते रहे तो वो तबीयत मेरी बिगड़ गई। फिर डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई योगा करो, पैदल चलो, एक डाइट चार्ट बनाया, ये खाओ ये मत खाओ, बस वो धीरे धीरे वही किया। तो मुझे 2019 से लेके कोरोना में तो मैं 2 साल वहीं था रुद्रप्रयाग वाइफ के साथ। अच्छा। तो यहाँ क्या करना था, तो वहाँ मैंने रुद्रप्रयाग गांव, यहाँ से 15 किलोमीटर गांव पैदल। अच्छा। काम तो कुछ था नहीं। हाँ। सुबह खाया, नाश्ता, चल दिया। हाँ, और फिर सिर्फ शाम को वापस पैदल। तो मतलब दिन में 15-20 किलोमीटर चलना होता था, और फिट हो गया मैं। फिर भी मैं वो था, फिर ठीक, मतलब इतना। आज मेरे बीच में हांगकांग गया था, तो वहाँ से मेरी तबीयत खराब, मेरे आंतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इन्फेक्शन हो गया था पेनक्रियाज में और आंतों में। इसकी वजह से मेरा खाना वाना, डॉक्टर ने बोला कुछ खाना ही नहीं है, बस खाली या तो फल फ्रूट खाओ जो पच जाए जल्दी, आंतों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो क्या बोलते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी अगर खा सको तो उसको हल्का, बस वही। कुछ उसने खराब किया कुछ नहीं, लेकिन बस ये है कि अब मेरा जैसे खान पान, अब जैसे हम लोग 8 रोटी खाना, उसके बाद 2 थाली भात खाना, चिकन मटन ये खाना, घी खाना, वो सब छूट गया। मीठा खाना ये सब छोड़ दिया है। तला हुआ जैसे समोसे, कुछ नहीं है तो समोसा पेला, भूख लग गई तो। अब पहले ऐसे ही होता था, जब तक पता नहीं रहता ना इंसान को कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है, तो आदमी को भूख लगी, हर समोसा दिखा, ललचाया, खा लिया, एक की जगह 2 खा लिया। रात को कहीं चले गए, होटल में चले गए, तो भाई पैक भी मार दिया, मटन भी खा दिया, फिर इतना भात भी खा दिया। इतनी एनर्जी अंदर डालता तो आदमी फिर कहीं ना कहीं लीवर उसको ना पचा नहीं पाएगा, कहीं ये नहीं होगा, कहीं वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें होती गई, तो वो एक साथ जब निकला, तो अब डॉक्टर ने बोला ये भी मत खा, ये भी मत पिए, अब ये भी मत करो, वो भी मत। तो ये फिर उसके बाद अब मेरा कंटिन्यू योगा चलता है, और खान पान मेरा टूट गया। जैसे मैं 12-1 बजे तक मैं फल फ्रूट खाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा भात खा लूंगा, शाम तक कोई मतलब नहीं। ये नूडल्स वगैरह ये सब बंद हो गया। पिज्जा बर्गर जो भी है फास्ट फूड, मोमो तक नहीं खाता मैं, कुछ नहीं, या मैगी तक नहीं छोड़ दिया अभी। ये सब तो किशन भाई की ये जो तपस्या है, ये अलग तरह की तपस्या है। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि यार किशन भाई का अचानक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो उनकी 2011, 9, 10 या 11 की तस्वीरें लोगों ने देखी होंगी, और अब के किशन भाई बिल्कुल चेंज है। हालांकि उनकी जो टैलेंट है, उनका जो कला है, उनका जो गला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, वो बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे का रास्ता यहीं से निकलेगा, जो उनका नेचुरल टैलेंट है। तो किशन भाई, आपने इतना टाइम मुझे दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत थैंक यू।